हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आई नो कि फ्रेंड्स आप लोग भी दुविधा में हैं कि एग्ज़ाम्स होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन मैं बस एक ही बात कहूँगा कि जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गया, तब तक आप एग्ज़ाम्स में बिल्कुल लगे रहिए जिस तरह से आप पहले लगे हुए थे। ठीक है? तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि एग्ज़ाम्स नहीं होने वाला है। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने एक टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है मंदिर वास्तुकला। तो आपको पता है कि मंदिर वास्तुकला से संबंधित अगर पेपर की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो भी स्थापत्य कला यानी मंदिर वास्तुकला से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिकली जो हमारे 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर, इन तीनों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, वो इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाए। राइट? तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मंदिर वास्तुकला, अगर हम बात करें मंदिर, तो मंदिर बनाने की जो परंपरा है वो तो स्टार्ट हुई थी, माना जाता है कि मौर्य काल से ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और गुप्त काल जब आया तो गुप्त काल में मतलब मंदिर बनाने की जो कला थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित हो चुकी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मंदिर बनाने की जो परंपरा है, कला है, वो स्टार्ट हुई थी मौर्य काल से। लेकिन उसको एक विकास यानी कि कह सकते हैं ना कि एक अच्छे लेवल का जो मिला, पहचान मिला, वो आपका गुप्त काल में मिला था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर भारत के मंदिर हो या फिर दक्षिण भारत के मंदिर हो, सभी एक जैसे ही बनाए जाते थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनमें मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, लगभग एक समान होते थे। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा ईस्वी के बाद, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास होने लगा। मतलब दोनों के डिजाइन अलग अलग होने लगे। उत्तर भारत के कुछ और तरह से होने लगा, दक्षिण भारत के लोगों ने कुछ अलग तरह से डिजाइन करने लगा। तो ये दोनों मतलब अलग अलग होने लगे 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद से। अब हम जानते हैं कि मंदिर के निर्माण में भारत में 3 प्रकार के मुख्य शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। और यही से 3 प्रश्न हमसे पूछा जाता है अक्सर प्रश्न में, मतलब कि ये मंदिर जो वो किस शैली में निर्मित है, दक्षिण भारत के मंदिरों को किस शैली में निर्मित किया जाता है, अलग अलग तरह के तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में विकसित होते थे, यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे। द्रविड़ जो शैली थी वो दक्षिण भारत में, और जो वेसर शैली है इसका संबंध यानी नागर और द्रविड़ दोनों के सम्मिश्रण से, मतलब कि इसको मिलाकर के बनाया जाता था वेसर शैली। तो ये 3 शैलियां भारत में प्रचलित है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पहले पॉइंट्स पे, नागर शैली। तो देखिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली तीनों से संबंधित हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नागर शैली से। तो नागर शैली में ही आपको दो तीन पॉइंट्स जो कि याद रखने हैं। पहले चीज कि इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, यानी जो नागर शैली है इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विकसित था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नागर जो था, नागर जो शब्द है उस चीज को याद रखिएगा। नागर मतलब नगर, नगर से ये शब्द को बनाया गया था। अगला है कि यहाँ पे देखिए कि हिमालय और विंध्य के बीच, हिमालय और विंध्य के बीच की जो भूमि थी उससे संबंध रखते, तो यानी इसी के बीच में इस शैली में निर्मित होते थे मंदिर। 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच, 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासकों ने इस शैली के साथ मंदिरों का संरक्षण किया था। 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच तक। राइट? इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मंदिर आधार से शिखर तक, यानी कि नागर शैली में जो भी मंदिर निर्मित होते थे उनका जो डिजाइन था कुछ इस तरह से था कि मंदिर आधार से लेकर के शिखर तक चतुष्कोणीय होता था, चतुष्कोणीय होता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नागर शैली में निर्मित जो मंदिर होते थे उड़ीसा में कलिंग के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कलिंग के नाम से जाने जाते थे। गुजरात में इसको लाट कहा जाता था और हिमालयी क्षेत्र में इसको पर्वतीय कहते थे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि नागर शैली में जो निर्मित मंदिर होते थे उड़ीसा में कलिंग के नाम से जाना जाता था, गुजरात में लाट के नाम से जानते थे, जबकि हिमालयी क्षेत्र में इसको पर्वतीय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि अक्सर आपसे पूछा था कि पंचायतन क्या था। तो पंचायतन भी एक मंदिर निर्माण की शैली ही थी जो कि प्राचीन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में, जैसे प्राचीन ग्रंथों में मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य जो नाम होते थे, पंचायतन हो गया, विमान, भद्र रथ होता था,
कर्ण रथ और प्रतिरथ, ये सभी जो थे मंदिर निर्माण के ही एक स्थापत्य कह सकते हैं शैली हुआ करती थी, जो कि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा आपका पंचायतन है जो कि पूछा जाता है, तो पंचायतन याद रखिएगा। पंचायतन क्या था? तो प्राचीन ग्रंथों में या फिर प्राचीन भारत में कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की एक शैली ही थी। ठीक है, मंदिर स्थापत्य संबंधी एक अन्य नाम हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिए कि नागर शैली में मुख्य रूप से कोई स्तंभ नहीं थे, यानी जो मंदिर निर्माण किए जाते थे उनमें कोई स्तंभ नहीं होते थे। इस चीज को भी याद रखिएगा, कोई स्तंभ नहीं होते थे। ठीक है, नहीं थे। अब नागर शैली से संबंधित जो स्थापत्य है, जो मंदिर है, ज्यादातर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। जैसे पाल काल के जो मंदिर बनाए गए हैं, उड़ीसा से संबंधित जो उड़ीसा राज्य में जो मंदिर हैं उनको, खजुराहो के समय में जो मंदिर बने हैं, सोलंकी शासकों के द्वारा जो मंदिर बने हैं, ये सभी के सभी नागर शैली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो नागर शैली से संबंधित जो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए थे ये थे। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो हमारे द्रविड़ शैली है और वेसर शैली है, उनसे संबंधित जो पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आता है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे द्रविड़ शैली का विकास जो हुआ था, ध्यान दीजिएगा, द्रविड़ शैली का विकास वो पल्लवों के समय में हुआ था। इससे पहले मैंने आपको पल्लव वन से वीडियो एक बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि पल्लव के जो शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी स्टार्टिंग में अपने साम्राज्य में अपने समय में कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ इसी मंदिर के साथ हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि जो विकास हुआ वो पल्लवों के समय में हुआ, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में। राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो विकास हुआ था वो पल्लवों के समय में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि द्रविड़ शैली जो चरमोत्कर्ष पर थी वो चोल साम्राज्य के समय में थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य के समय तक इसका ह्रासमान होने लगा, यानी कि नीचे की तरफ, अब मतलब उसका कह सकते हैं ना पतन की तरफ जाना, वो होने लगा था। तो विकास हुआ पल्लवों के समय में, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था चोल समय में, और ह्रासमान यानी कि धीरे धीरे कम होने लगा, देखने को मिलने लगा पतन की ओर, जो कि वो विजयनगर साम्राज्य था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8वीं से लेकर के, एक मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक ये आप कह सकते हैं। इसका जो है क्षेत्र कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक आप देख सकते हैं। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र देख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं देता है कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक, मतलब इसी के आसपास का क्षेत्र था। बस आप इसको बस ध्यान रखिएगा। राइट, अब देखिए द्रविड़ शैली का ही एक अंतर्गत आता है नायक शैली। मतलब द्रविड़ शैली का ही एक पार्ट होता है नायक शैली, जिसमें कुछ मंदिर निर्मित थे। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वर जो मंदिर है, ये द्रविड़ शैली का ही एक पार्ट होता है। नायक शैली उसमें ये निर्मित है। तो इन चीजों को भी याद रखें। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो अगर ऑप्शन में नायक शैली दिखे तो टिक करिए, वरना फिर डायरेक्ट द्रविड़ शैली को टिक कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद है कि द्रविड़ शैली के मंदिर जो स्थापत्य वो कौन कौन से थे। जैसे पल्लवों के समय में बना, चोल के समय में, पांड्य, विजयनगर, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत एक नायक उपशैली जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए द्रविड़ शैली के कुछ 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि मंदिर एक हॉल के भीतर निर्मित होता था। मतलब कि लोगों को चल करके कुछ दूर तक जाने के लिए उसके बाद यहाँ पे मतलब मंदिर हुआ करते थे। तो मंदिर एक हॉल के भीतर हुआ करता था। गर्भगृह के ऊपर बनी हुई जो मंजिलें होती थी, मतलब कई मंजिला होता था। एक चीज ध्यान रखिएगा, द्रविड़ शैली में जो मंदिर निर्मित किए जाते थे वो बहुमंजिला होते थे। बहुमंजिला होते थे। आप दक्षिण में जितने भी मंदिर को देखोगे ना, वो काफी ऊंचे ऊंचे मंदिर टावरों के समान देखने को मिलेंगे। तो गर्भगृह के ऊपर बनी कई मंजिलों को क्या कहते थे, विमान कहा जाता था, विमान। अब ये गर्भगृह क्या होता था, गर्भगृह हम उसे कहते थे, यानी कि जो मुख्य देवता होते थे उनका जो कमरा होता था उसको कहते थे। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर बनी मंजिलों को क्या कहते थे, विमान कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि द्रविड़ शैली में विमान का क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि गर्भगृह के ऊपर बनी मंजिलों को कहते थे। और इसमें क्या है कि स्तंभों का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था। जैसे हमने नागर शैली में देखा था कि उसमें स्तंभों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं था, कोई स्तंभ का अस्तित्व नहीं मिलता, लेकिन इस शैली में हमें देखने को मिलता है। मतलब अच्छे तरीके से इसमें काफी ज्यादा मात्रा में स्तंभों का प्रयोग किया गया। एक होता है गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, तो गोपुरम होता है प्रवेश द्वार। मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसको गोपुरम कहा जाता है। तो द्रविड़ शैली से संबंधित ये पॉइंट्स थे। अब इसके बाद आता है हमारा वेसर शैली। वेसर शैली जैसे कि हमने ऊपर में ही देखा था कि ये नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूपों को या फिर सम्मिश्रित रूपों को कह सकते हैं होता है। इसका जो क्षेत्र होता है विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक, विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक इसका क्षेत्र होता है।
इसे यानी वेसर शैली को हम लोग चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। वेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि आधार से शिखर तक, यानी कि इस शैली में जो मंदिर निर्मित होते थे उनका आधार से शिखर तक गोलाकार होता था, यानी कि वृत्ताकार होता था, या फिर अर्ध गोलाकार कह सकते हैं, यानी कि अर्ध गोलाकार। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक चीज और देखें, नोटिस किया करने वाली बात, कि बौद्ध चैत्य जो चैत्य होते थे, बौद्ध चैत्य, ये भी अर्ध गोलाकार या फिर अर्ध वृत्ताकार बनाए गए। इसका निर्माण भी हम कह सकते हैं कि इसी वेसर शैली के आधार पर ही किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वृंदावन का वैष्णव मंदिर, ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि वृंदावन का वैष्णव मंदिर में स्थित जो गोपुरम है उस किस मंदिर पर, मतलब किस शैली पर निर्मित है, तो ये वेसर शैली पर। अब ये मत कह देना कि गोपुरम देख करके हम जो द्रविड़ शैली है उसको टिक करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे बात किया है कि जो वेसर शैली होता है नागर और द्रविड़ दोनों की मिली जुली रूपों को देखते हैं। तो वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है उसमें हमें हम गोपुरम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेसर शैली के अंतर्गत जैसे राष्ट्रकूट शासकों ने जो निर्माण करा है, चालुक्यों ने, काकतीय, होयसल, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मंदिर वास्तुकला जो हम यहाँ पे देख रहे थे, जो तीनों शैलियाँ हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और फिर भी आप उस टॉपिक को कमेंट कर रहे हैं कि इस टॉपिक को करा दीजिए। काफ़ी लोग बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को कमेंट करेंगे कराइए, तो यार ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या टॉपिक हो चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। अगर प्लेलिस्ट में जो टॉपिक ना मिले तब आप कमेंट करिए कि ये टॉपिक आप करा दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।